यहाँ पे जो 5 CV/3 का चार्ज है, ये चार्ज कहाँ से आ रहा है? तो ये जो इंटरनल मेरे पास प्लेट्स है ना, प्लेट्स में से चार्जेस निकल के आ रहे हो, कोई बाहर से मैंने चार्ज नहीं दिया। अच्छा, अब अगर मैंने सिस्टम को बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया तो जो आउटर प्लेट्स है ना, उसका चार्ज तो 0 और 0 ऐसे बना देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप ये जो सर्किट यहाँ पर हमने देखा था, ये जो सर्किट हमने बनाया था, ये सर्किट हम बना लेते हैं। सर्किट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक्स का वैल्यू मिल जाए, एक्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा। वो कैसे? ये जो सर्किट था, सर्किट कैसा था? वी से स्टार्ट करना है यहाँ पर, पॉइंट वी से स्टार्ट करते हैं, ये वी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास 0 है, ये प्लेट्स का पोटेंशियल है, ठीक है, ये 0 लिख दिया, ये वी लिख दिया, ये एक्स और ये एक्स। अच्छा, वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है हमारे पास, वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर वी और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, वी और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर एक्स और 0 के बीच में कैपेसिटर है यहाँ पर, एक्स और 0 के बीच में कैपेसिटर ये हो गया, और एक और कैपेसिटर है एक्स और 0 के बीच में। इस तरह से हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। अब मान लो मेरे को एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अब जब भी इसको नोडल एनालिसिस बोलते हैं, ऐसा मान लो कि यहाँ पे चार्ज गया होगा Q1, यहाँ पे चार्ज गया होगा Q2, यहाँ पे चार्ज गया होगा Q3। अब जितना करंट एक पॉइंट से बाहर निकलता था, सबका सम 0 रखते थे। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका वैल्यू भी क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। अब अगर मेरे को Q1 लिखना है तो देखो Q1 का वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल X, कैपेसिटेंस तो C है, तो यहाँ पे Q1 के प्लेस में लिख सकते हैं C टाइम्स ऑफ X माइनस V, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर अगर मेरे को क्या करना है, Q2 का वैल्यू लिखना है, तो Q2 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, Q2 के प्लेस में लिख दो x माइनस जीरो इंटू सी प्लस, फाइनली अगर Q3 भी लिखेंगे तो C टाइम्स ऑफ x माइनस जीरो, C टाइम्स ऑफ x माइनस वी प्लस C टाइम्स ऑफ x माइनस जीरो प्लस C टाइम्स ऑफ x माइनस जीरो। इन सबको अगर मैं सम कर दूं तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो C C C सबको कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस वी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू v आ रहा है। अब अगर 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू v है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा v अपॉन 3। x का वैल्यू मिल गया क्या, x का वैल्यू सर कैसे कैलकुलेट किया, तो बेसिक जो सर्किट सॉल्व करने का टेक्निक था उसको यूज किया और x का वैल्यू मिल गया। अब एक बार हमें अगर x का वैल्यू मिल जाए, एक बार हमें अगर x का वैल्यू मिल जाए, अब मेरा काम आसान हो गया। देखो कैसे, इसका पोटेंशियल है v अपॉन 3, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है, v अपॉन 3। अब हायर प्लेट का पोटेंशियल है v अपॉन 3 का, और लोअर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो है v। तो इन दोनों के प्लेट्स के बीच में, जैसे मान लो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 2 हायर पोटेंशियल पर है जिसका पोटेंशियल है v, और प्लेट 1 जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो अगर मैं पोटेंशियल का डिफरेंस लिखूं तो v माइनस वी अपॉन 3 लिखेंगे क्या, v माइनस वी अपॉन 3, मतलब ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 2v अपॉन 3। इसका मतलब ये जो प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, मतलब ये प्लेट 2 और प्लेट 1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो 2v अपॉन 3 का है। अगर 2v अपॉन 3 का पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटेंस का वैल्यू c है, तो जो चार्ज होगा, अब जो ज्यादा पोटेंशियल पर होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा 2cv/3, और जो कम पोटेंशियल पे है उसके पास नेगेटिव चार्ज है 2cv/3 माइनस में। तो इस तरह से मैंने क्या किया, देखो प्लेट 1 का इनर वाले सरफेस पे भी चार्ज लिख दिया और आउटर वाले सरफेस पे कितना है, 0 है। अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ये 2cv/3 यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखते हैं, ये फिर से पोटेंशियल v है और इसका पोटेंशियल 0 है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू cv है। जो भी हायर पोटेंशियल है उसमें कैपेसिटेंस पॉजिटिव का, सॉरी उसमें चार्ज पॉजिटिव का दे देंगे, और जो लोअर पोटेंशियल है उसमें चार्ज नेगेटिव का दे देंगे। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस v था और इसका कैपेसिटेंस था c, तो cv लगा दिया। अच्छा,
फिर 0 और x, अब देखो ये 0 है, ये v/3 है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CV/3 प्लस में, और इसमें हो जाएगा CV/3 माइनस में। बात समझ में आ रहा है? ये CV/3। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनली मेरे पास ये v/3 और ये 0, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो v/3 का है, तो ये हो जाएगा CV/3 और ये हो जाएगा माइनस CV/3। इस तरह से क्या करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक चीज आप देखो, ये जो 5 CV/3 का चार्ज था, ये 5 CV/3 का चार्ज, यहाँ पर जो आपने 5 CV/3 का चार्ज दिया इसको, वो क्या हो जाएगा, वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, 2 CV/3 इधर और CV इधर, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो 5 CV/3 के इक्वल आ जाएगा। एक और चीज देखो, इस वाले प्लेट में चार्ज कितना है, इस वाले प्लेट में -CV, इस वाले प्लेट में -CV/3 और इस वाले प्लेट में -CV/3, सबको आप ऐड करो ना 5 CV/3 के इक्वल आ जाएगा। देखो CV प्लस CV/3 प्लस CV/3। अब यहाँ पे माइनस चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें से चार्जेस बाहर निकले। अब सबको अब अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, CV प्लस 2 CV/3, सिंप्लीफाई करने पर 5 CV/3 आया क्या। इसका मतलब अगर मैं प्लेट्स के नाम रख दूं 1 2 3 4 5, तो थर्ड वाले प्लेट से और फिफ्थ वाले प्लेट से जो चार्ज निकला वो बैटरी के थ्रू मूव करता हुआ कहाँ पे पहुंच गया, प्लेट 2 पे पहुंच गया। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन भी आपके पास प्लेट्स में आएंगे। मेडिकल वाले एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं आते, वो मेडिकल वाले एग्जाम में वो क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे, उतना काफी है, उससे ज्यादा उसमें टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन जेई के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वाले बच्चे चाहे तो एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ठीक है, या एक और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो होगा लेक्चर वो उनको नहीं देखना है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करो, थोड़ा मुश्किल है ये, आसान तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। इसको इरेज करते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4 5 5 प्लेट्स इस तरह से गिवन है और आपसे बोला गया है हर एक प्लेट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और इस वाले प्लेट को और इस वाले प्लेट को बैटरी से कनेक्ट किया है, कितने वोल्ट के बैटरी से, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप अगर देखोगे तो इस वाले का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा। इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V मान लेते हैं। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल y मानना पड़ेगा, तो मेरे पास x और y दो वेरिएबल्स आ सकते हैं। सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो सर्किट ड्रॉ। इक्विवेलेंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहला काम करते हैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव करने वाला है, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन में, आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो V से स्टार्ट करते हैं। V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, V और X के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, X और 0 के बीच में, V और X के बीच में कैपेसिटर, X और 0 के बीच में कैपेसिटर। V और Y के बीच में एक कैपेसिटर है और Y और X के बीच में भी एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं V और Y के बीच में, V और Y के बीच में कैपेसिटर और Y और X के बीच में कैपेसिटर। इस तरह से हमारे पास सर्किट डायग्राम हो गया क्या। अच्छा, अब अगर आप C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो देखो C इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कैपेसिटेंस C और ये कैपेसिटेंस C, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। अब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। इन दोनों का C/2 मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में, तो C/2 प्लस C करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3C/2। अब ये 3C/2 फिर से क्या है, सीरीज में है C के साथ। ये 3, इन सब का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C/2। 3C/2 जो है वो सीरीज में है C के साथ, तो जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपेसिटर्स। तो सम ऑफ कैपेसिटर्स अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5C/2। पहले भी यही क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्या, नहीं नहीं नहीं, पहले ये क्वेश्चन नहीं था। ये हो जाएगा 5C/2, 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 3C/5। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, सबसे आसान पार्ट क्वेश्चन का, कि अगर इस तरह का प्लेट्स का अरेंजमेंट गिवन है तो C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, C इक्विवेलेंट का वैल्यू है 3C/5।
चेक कर लो यार, गलत मिस्टेक हो जाता है भाई, मैं इंसान हूँ, कोई है नहीं बताने वाला कि सर आपने मिस्टेक कर दिया, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में मिस्टेक हो जाता है। इसका और इसका इक्विवेलेंट c/2, c/2 इसके साथ पैरेलल तो 3c/2, 3c/2, 3c/2 इंटू सी, तो ये c का स्क्वायर, और 3c/2 प्लस c तो 5c/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3c/5 सही लग रहा है ये तो। फिर क्या करते हैं, अच्छा x का वैल्यू भी निकालना है ना, मैंने सी इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल दिया। अब एक बार सी इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल गया तो सर्किट से या बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव किया होगा ये निकाल सकते हैं। बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव करेगा ये अगर निकालना है तो Q को क्या लिखते हैं, सी इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आया था 3c/5 इंटू वी, ये लिख दिया क्या हमने, Q का वैल्यू मेरे को मिल गया कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव करेगा, बैटरी के थ्रू मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज बाहर जाएगा वो, तो 3c/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x और y का वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब अगर x के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं x के लिए इक्वेशन देखो क्या लिखूंगा, अगर x का वैल्यू देखो, बेसिक सर्किट मैंने सॉल्व करना सिखाया है, बेसिक सर्किट अगर आपको नहीं सॉल्व करने आता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें चार्ज आ गया Q1, इसमें चार्ज आ गया Q2, इसमें चार्ज आ गया Q3, जैसे बेसिकली हम क्या बोलते थे, करंट, एक पॉइंट से करंट निकाल दो और सब जगह के करंट को ऐड कर दो, तो आप बोलेंगे एक पॉइंट से चार्ज निकाल दो और सबके चार्जेस को ऐड करके जीरो से इक्वेट कर दो। तो Q1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, Q1 के प्लेस में ऐसा लिखेंगे क्या, x माइनस वाई, जिसके लिए भी लिखते हैं उसका पोटेंशियल मानते हैं ज्यादा, x माइनस वाई टाइम्स ऑफ c प्लस x माइनस v टाइम्स ऑफ c प्लस x माइनस 0 टाइम्स ऑफ c इक्वल्स टू 0। सी 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 सब गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बच रहा है यहाँ पर, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू वी, ये पहला इक्वेशन बन रहा है। x और y दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू वी। मेडिकल वाले एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता तो मेडिकल वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा मेडिकल वाले बच्चों को नहीं देखना है, अगले दिन का लेक्चर देखना, आरसी सर्किट जब पढ़ाऊंगा तब। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू वी, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन y के लिए बनाते हैं, सेकंड इक्वेशन y के लिए जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस वी इंटू कैपेसिटेंस c प्लस y माइनस एक्स इंटू कैपेसिटेंस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो भी चार्ज, यहाँ पे Q1 चार्ज था और यहाँ पर मान लो ये Q4 चार्ज था, तो Q1 प्लस Q4 का वैल्यू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई किया, ये c से ये c गायब कर दिया। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो y, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स, ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, v के बराबर आ रहा है। तो मेरे पास x और y के दो इक्वेशन आ गए क्या, अब अगर x और y के दो इक्वेशन है तो सॉल्व कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू v, और यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x y, मैं यहाँ पे y माइनस में माइनस वाई प्लस 3x इक्वल्स टू वी, इस तरह से लिखेंगे। अब y का वैल्यू अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, प्लस का 2y माइनस के 2y से गायब हो जाएगा, प्लस 6x माइनस x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में, और ये हो जाएगा 3 वोल्ट्स। इसका मतलब x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ गया 3v/5। एक बार x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y को क्या लिखेंगे, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास y ऐसा है क्या, y जो है वो है 3x माइनस वी, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, 9v/5 माइनस वी। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 4v/5। अब जो लेक्चर है वो सिर्फ मेडिकल वाले, सॉरी, अब सिर्फ जो लेक्चर है वो सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए, तो मैं कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको आता है भाई साहब कैलकुलेशन, और अगर आपको इस तरह कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप गलत जगह आ गए फिर। तो मेरे पास y का वैल्यू भी आ गया 4v/5 और मेरे पास x का वैल्यू भी आ गया। अब ये क्यों निकाला सर, ये निकालते ही अपना काम बन जाएगा। अब अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमारे पास, x हमारे पास आ गया 3v/5 और y का वैल्यू आ गया 4v/5, ठीक है। अच्छा,
इसमें चार्ज जीरो, इसमें भी चार्ज जीरो, ये तो आउटर आउटर वाले में तो पहले ही जीरो लेते हैं। अब ना सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी जगह को हटा देते हैं, बाकी की अब जरूरत नहीं। ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4v/5 माइनस 3v/5। पोटेंशियल का डिफरेंस v/5 का है क्या, और कैपेसिटेंस कितना है c का। तो जो पॉजिटिव प्लेट है या जो हायर पोटेंशियल वाला प्लेट है उसको अपन चार्ज दे देंगे cv/5 का, और इसके पास चार्ज हो जाएगा माइनस में cv/5 का। ठीक है, फिर से y और v के बारे में बात करें। इसका पोटेंशियल है 4, y का इधर का पोटेंशियल है 4v/5 और इसका पोटेंशियल है v। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा v माइनस 4v/5। v माइनस 4v/5 करेंगे तो वापस से v/5 हो गया। अगर ये वापस से v/5 हो रहा है तो यहाँ पर माइनस cv/5 और यहाँ पर प्लस cv/5 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ये v और ये x का वैल्यू कितना लाना था अपने को, x का वैल्यू हमने फाइंड किया था 3v/5। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस आप जब सॉल्व करोगे तो 2v/5 आएगा। तो इसमें जो चार्ज मिलेगा वो मिल जाएगा प्लस 2cv/5 का, इसमें जो चार्ज है वो 2cv/5 माइनस। उसी तरह फाइनल वाले में अगर देखोगे तो फाइनल वाले में यहाँ पे क्या है, ये 3cv, ये 3v/5 है, ये 0 है, तो इसमें 3cv/5 और इसमें माइनस 3cv/5। अब आप ध्यान से देखिए, जो भी चार्ज निकलना था वो इस वाले प्लेट से निकलना था क्या, फिफ्थ वाले प्लेट से चार्ज बाहर निकलना है। अब फिफ्थ वाले प्लेट से कितना चार्ज बाहर निकलना था, 3cv/5 का चार्ज बाहर निकला। देखिए 3cv/5 का चार्ज बाहर निकला, और ये थर्ड वाले प्लेट में जब गया तो थर्ड वाले प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ऊपर वाले प्लेट को cv/5 मिल रहा है और नीचे वाले प्लेट को 2cv/5 मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल होता है तो एकदम ध्यान से धीरे धीरे देखना। ठीक है, ये सिर्फ जेई के लिए क्वेश्चंस है, मेडिकल वाले बच्चे इस तरह के क्वेश्चन से बचेंगे, उनके लिए नहीं। ये तो हो गया भाई साहब एक पार्ट। अब एक और अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, स्विचिंग टाइप प्रॉब्लम, इसमें क्या करेंगे, कभी स्विच उधर लगा देंगे, कभी स्विच इधर लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा रुकता हूँ। देखो स्विचिंग प्रॉब्लम कैसा होगा, मान लो ये जो स्विच है ना, ये स्विच अभी क्या है, ये मेरे पास पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, और ये जो स्विच है वो स्टार्टिंग में पॉइंट 1 पर इस तरह से कनेक्टेड। जो स्विच है ये हम कौन से प्रॉब्लम कर रहे हैं, कर रहे हैं स्विचिंग प्रॉब्लम। स्विचिंग प्रॉब्लम में क्या करेंगे, बस सर्किट का स्विच इधर उधर कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम। का कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। आईआईटी में पूछते हैं आजकल, इसलिए बता दिया। मान लीजिए ये पहली जब t=0 पे मैंने क्या किया, स्विच 1 को क्लोज करके रखा है। ठीक है, कुछ वैल्यूज मान लो, इसका मान लेते हैं कितना है, ये 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है और ये 2 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द हीट डेसिपेटेड इन द थ्रू द रेजिस्टर। फाइंड द हीट डेसिपेटेड। अब कुछ तूफानी बच्चे यहाँ पे होंगे, बोलेंगे सर रेजिस्टर तो है ही, आपने हीट डेसिपेटेड बता दिया। फाइंड द हीट डेसिपेटेड, हीट डेसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर। स्टेडी स्टेट पे बात करते हैं तो रेजिस्टर नहीं बनाते। ठीक है, फाइंड द हीट डेसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर। भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए ना, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द हीट डेसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर if the switch is moved from 1 to 2, if the switch is moved from 1 to 2, अगर मैं स्विच को 1 से 2 की तरफ मूव करा दूं तो कितना हीट डेसिपेट होगा रेजिस्टर के थ्रू, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसे स्विचिंग प्रॉब्लम आएंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका है, आप क्या करना, पहले स्विच को, ये जो स्विच है, स्विच को चेंज करने से पहले की कहानी देखते हैं। स्विच को चेंज करने से पहले का जो सर्किट है वो कैसा है, बिफोर स्विचिंग। स्विच करना मतलब चेंज करना। ठीक है, तो बिफोर स्विचिंग, स्विच करने से पहले के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्विच करने से पहले का सर्किट ऐसा है क्या,
ये मेरे पास 10 वोल्ट्स का बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैरेड का मेरे पास क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब अगर 10 वोल्ट्स का बैटरी है, 2 माइक्रोफैरेड का मेरे पास कैपेसिटर है, तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, इसके पास जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +20 का, और इसके पास इधर वाले प्लेट में जो चार्ज हो जाएगा वो -20 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या कर दिया, बिफोर स्विचिंग का मैंने डायग्राम बना दिया। अब मैं बात करता हूँ आफ्टर स्विचिंग। आफ्टर स्विचिंग में ये क्वेश्चन हटा देगा, क्वेश्चन का काम मेरे को खत्म हो गया है। स्क्रीन छोटा है तो मेरे को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। मैं लिख रहा हूँ आफ्टर स्विचिंग, स्विच को चेंज करने के बाद की कहानी। अगर आफ्टर स्विचिंग के बारे में बात करें तो आफ्टर स्विचिंग के बारे में क्या लिखेंगे, अब आफ्टर स्विचिंग के बाद सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये जो सर्किट था, ये 10 वोल्ट का बैटरी, इससे कनेक्टेड 5 वोल्ट का बैटरी, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और कैपेसिटेंस का वैल्यू तो चेंज होता नहीं, वो अभी भी कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब अगर आप देखोगे, देखो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी, तो जो इक्विवेलेंट बैटरी है इसको मैं ऐसा ही बना सकता हूँ ना, इस वाले सर्किट को मैं ऐसा ही बना सकता हूँ। ये करंट 10 का इधर भेजना चाह रहा है, ये करंट 5 का उधर भेजना चाह रहा है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 5 का हो जाएगा, 5 वोल्ट का बैटरी इस तरह से। अब अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो ये 5 वोल्ट का बैटरी चाहता है कि इसके पास चार्ज हो जाए 10 माइक्रोकूलम का, और इसके पास चार्ज हो जाए -10 माइक्रोकूलम के चार्ज। बात समझ में आ रहा है? ये जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर के प्लेट्स में पहले कितने चार्जेस थे, इस वाले प्लेट में +20 था, इस वाले प्लेट में -20 था। अब जैसे ही मैंने स्विच को चेंज कर दिया, तो स्विच को चेंज करने से जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू चेंज हो गया। अब कैपेसिटर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू चेंज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि अब मेरे सर्किट में कितना आ गया, 5 वोल्ट का बैटरी आ गया। 5 वोल्ट का बैटरी आ गया, तो ये यहाँ पे चाहता है कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज हो, ये चाहता है कि -10 माइक्रोकूलम का चार्ज हो। ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास इसके प्लेट में +20 का चार्ज था, अब इस वाले प्लेट में +10, तो कैसे पॉसिबल होगा, +20 में से अगर मैं +10 माइक्रोकूलम का चार्ज बाहर निकाल दूंगा, तभी तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अच्छा, अब ये 10 माइक्रोकूलम यहाँ से बाहर निकल के बैटरी में चला गया, तो -20 पहले था, मैंने +10 और कर दिया, तो -10 हो जाएगा। तो इस वाले सर्किट में अगर आप देखोगे तो जो बैटरी है, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव कर रहा है, बैटरी के थ्रू 10 माइक्रोकूलम का चार्ज मूव किया गया। ये जो बैटरी था, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव किया, 10 माइक्रोकूलम का। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को हीट डेसिपेशन निकालना है, तो हीट डेसिपेशन में क्या लिखूंगा, हीट डेसिपेशन का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी। सबसे पहले देखना है अपने को वर्क डन बाय बैटरी, ये मेरा फाइनल केस था। वर्क डन बाय बैटरी देखने के लिए बैटरी का देखिए, ये बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, मतलब ये बैटरी चार्ज हो रहा है क्या, बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी पर काम किया जा रहा है। तो बैटरी पे कितना काम किया जा रहा है, तो नेगेटिव में लिख देंगे -50 × 10⁻⁻6। कैसे लिखा, Q × V से लिख दिया। V था 5 वोल्ट का, Q था 10 माइक्रोकूलम का, तो -50 × 10⁻⁻6 माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब अगर आप देखोगे तो फाइनली कैपेसिटर ने कितना एनर्जी स्टोर किया है, तो 10 माइक्रोकूलम, मेरे पास फाइनली जो चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम का है, या ऐसा लिख देते हैं ½ CV² से लिख देते हैं, हाफ इंटू कैपेसिटेंस है 2, और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 25 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना था, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का देखोगे तो बिफोर स्विचिंग के बारे में बात करेंगे अगर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये भी क्या है ना, ये भी -6 में, सब पावर -6 में, यहाँ पे पावर माइनस कैसे आएगा, ये 10 टू पावर -6 होगा ना, तो ये पावर -6 ना मैं हटा देता हूँ, मैं एक बार फाइनली पुट कर दूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया -50 माइनस में 25 का आधा, और यहाँ पर सॉरी ये 2 से 2 गायब कर दो, ये 2 से 2 गायब कर दो, तो 100 - 25, ये कितना, सॉरी 25 माइनस -75 होगा, यहाँ पे -75 हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करने पे ये 25 आ रहा है क्या, अब 10 टू पावर -6 एक लगा देते हैं जो पहले से चल रहा है, तो इतना ही डेसिपेट हो। आसान क्वेश्चन है। हाँ यार, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगा। मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द
charge, find the charge flow, find the charge flow through the switch, through the switch after switching the circuit, after switching, स्विचिंग करने के बाद इसको जब मैं क्लोज कर दूंगा तब इस स्विच के अक्रॉस कितना चार्ज मूव करेगा ये फाइंड आउट करना है। जब भी स्विचिंग वाले क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिफोर स्विचिंग का सिनेरियो देखेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया है, आप सबसे पहले काम क्या करना, बिफोर स्विचिंग का डायग्राम अलग से बनाना, स्विचिंग से पहले का डायग्राम अलग से बनाना, स्विचिंग से बाद का डायग्राम अलग से बनाना और सॉल्व कर देना। फिर एक बार बस ना नाम के नया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स वही है जो पहले थे। अगर मैं स्विचिंग से पहले का डायग्राम बनाऊं तो कैसा डायग्राम, ये डायग्राम, ये 2 वोल्ट्स का बैटरी है, ये 10 वोल्ट्स का बैटरी है, 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ये कौन सा सर्किट था, बिफोर स्विचिंग, स्विच करने से पहले का सर्किट है। अब अगर ये 10 का है, ये 2 का है, ये करंट इधर भेजना चाहता है, ये करंट इधर भेजना चाहता है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट बना दिया मैंने 8। 6 और 3 मेरे पास सीरीज में है, सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो जो चार्ज मूव करेगा क्यू जो होता है वो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ वी होता है। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था 2 इंटू 8, 16 का मूव करेगा क्या। इसका मतलब क्या है, स्विच करने से पहले, स्विच करने से पहले इस पे +16 का चार्ज, इस पे -16, इस पे +16, इस पे -16। सर मेरे को नहीं समझ में आया, हमने क्या किया, स्विच करने से पहले, स्विच करने से पहले प्लेट्स पर कितने चार्ज थे वो मैंने बना दिया। तो +16 -16 +16 -16। अब क्या करेंगे, अब आफ्टर स्विचिंग की कहानी देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर स्विचिंग। तो आफ्टर स्विचिंग का कहानी ना मैं यहीं पे खेल लेता हूँ, ये जो डायग्राम है इसी में खेल लेता हूँ। ये जैसे ही मैंने स्विच क्लोज कर दिया, अब स्विच क्लोज करने से क्या हो जाएगा, अपने को फाइंड आउट करना है कि इस स्विच से अब कितना चार्ज मूव करेगा वो। अच्छा अब देखो सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना सर्किट कैसे सॉल्व करना है। मैं अगर मान लूं कि इसका पोटेंशियल 0 है, तो वायर से कनेक्टेड है मतलब इसका पोटेंशियल भी 0 होगा। ये अगर 10 है तो ये भी 10 हुआ क्या, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, बिल्कुल। अब अगर ये 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, मेरे को इस वाले ब्रांच में चार्ज लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 - 0, 10 - 0 मतलब कितना हो जाएगा, +60 का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, -60 का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। सर ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, आप सर्किट कैसे सॉल्व करो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे अगर आपको कैपेसिटेंस के थ्रू चार्ज लिखना है तो क्यू का वैल्यू क्या होता है, C × V होता है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है हायर प्लेट और लोअर प्लेट का। तो हायर प्लेट का पोटेंशियल था 10 का, लोअर प्लेट का पोटेंशियल था 0 था, तो +60 -60 लिखेंगे, हायर प्लेट से कनेक्टेड है। अच्छा ये 0 ये 2, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो यहाँ पे लिख देंगे +6 और यहाँ पर क्या लिख देंगे -6, लिख सकते हैं ऐसा। अभी मान लो ये कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2। पहले C1 के इस वाले ऊपर वाले प्लेट का चार्ज था +16 का, अभी इस पे चार्ज आ रहा है +60 का। पहले +16 था, अभी 60 का आ रहा है। इसका मतलब इसको 44 का चार्ज यहां से आना चाहिए क्या, अगर यहाँ से 44 का चार्ज मूव करके आएगा तभी तो ये 60 हो जाएगा ना, मतलब इस वाले ब्रांच से चार्ज कितना मूव करेगा 44, यहाँ से 44 चार्ज मूव करके आया होगा तभी इसको 60 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब अगर 44 चार्ज इसमें से एंटर किया तो ये जो 44 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा वो बाहर भी जाएगा ना, ये मैंने राउंड अप करके दिखा दिया। तो ये 44 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो बाहर भी निकला। अच्छा सेकंड वाला कैपेसिटर देखो, देखो इसके प्लेट पर पहले चार्ज कितना था, इसके प्लेट पर पहले जो चार्ज था वो +16 का था, अभी कितना है, अभी इस पे चार्ज है -6 का। +16 था, -6 लाना है, तो +16 में से अगर मैं 16 माइक्रोकूलम बाहर निकाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, और अगर मेरे को -6 और लाना है तो +16 +6 मतलब इसमें से जो चार्ज निकालना होगा, इसमें से जो चार्ज निकालना होगा वो 22 माइक्रोकूलम का चार्ज निकालना होगा क्या।
तो 44 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ से निकल के आ रहा था और 22 का चार्ज निकल के यहाँ से आ रहा था। इसका मतलब 44 और ये 22, 44 और ये 22 का अगर हम सम कर दे तो 66 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो इस वाले स्विच से मूव करके बाहर जाएगा क्या। अब 66 जब यहाँ पे पहुंचेगा तो 44 इसको इधर जाना है और 22 इसको इधर आना है। वही 22 जब घूम के आएगा तो इस तरह से मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, स्विचिंग का प्रॉब्लम हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे हीट डेसिपेशन पूछा जाता है तो हीट डेसिपेशन में क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी निकाल लेंगे। तो अगर मेरे को बैटरी का वर्क डन निकालना है तो इस वाले बैटरी का भी वर्क डन निकालना पड़ेगा और इस वाले बैटरी का भी वर्क डन निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो ये बैटरी 1 है और ये बैटरी 2 है, अगर बैटरी 1 का वर्क डन आप निकालोगे तो इसमें से जो चार्ज है नेगेटिव वाले में एंटर करके पॉजिटिव वाले में से बाहर निकल रहा है, मतलब इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन बाय बैटरी होता है Q इंटू वी का, तो 440 का वर्क डन, 440 वोल्ट के वर्क का वर्क डन नहीं है 400, हाँ 440 वोल्ट के झटके नहीं है, 440 का वर्क डन हो गया। इसमें 22 एंटर करके 22 बाहर गया तो प्लस 44 का वर्क डन हो गया ना। तो वर्क डन बाय बैटरी, ये B1 का वर्क डन था, ये B2 का वर्क डन हो गया 44। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, 484 का हो जाएगा क्या। अब कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज पता है, कैपेसिटर का फाइनल चार्ज पता है, तो हीट डेसिपेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्विचिंग वाले प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर स्विचिंग का डायग्राम बनाइए और आफ्टर स्विचिंग का डायग्राम बनाइए। फिर क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो किसी भी ब्रांच में कितना चार्ज मूव करेगा वो निकाल सकते हैं, आप चाहो तो बैटरी के थ्रू क्या चार्ज मूव करेगा ये सब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज। नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटर्स का। मतलब अभी तक जो सॉल्व करे थे वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आरसी सर्किट जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटर्स, कैपेसिटर वाले चैप्टर का। इतना ही रहने देते हैं।